आज के समय में लगभग ये मान के चलेंगे कि शायद ही कोई नदी ऐसी होगी जो पॉल्यूटेड ना हो। वो उपयोग के लायक है नहीं, नहाने के लायक है नहीं, जानवरों के पीने के लायक पानी नहीं है, क्योंकि केमिकल हैं। एक पानी गंदा होता है जो मिट्टी से गंदा होता है, एक गंदा होता है कि जिसमें केमिकल ही केमिकल हैं। तो वो जानवर पिएंगे तो उनके भी लायक नहीं है कि वो जो स्वस्थ रह पाएंगे। पक्षी वो भी हैं, वो भी इसलिए मर रहे हैं, जानवर भी इसी से बहुत सारे बीमार होकर मर रहे हैं, लोग बीमार हो ही रहे हैं। वाटर बॉर्न डिसीज़ होती हैं बहुत सारा, पेट की, पानी की डिसीज़ है। तो मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं वो पानी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है पानी की वजह से, क्योंकि लोगों को प्योर पानी मिलता नहीं है। धीरे धीरे जो है बीमार होते रहते हैं। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा सीवेज जो पानी जा रहा है या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट जा रहा है, तो वो कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ये मॉनिटरिंग है नहीं, क्योंकि हम ये सब चीज़ पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं जाके शहरों में भी और दूसरी जगह भी कि ये मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए पानी जो है ख़राब है, पॉल्यूटेड है, इसलिए बीमारियां देश में फैल रही हैं। उनको अगर नियंत्रण नहीं करेगा तो स्थिति भी उसी तरह हो जाएगी कि हम लोगों पे एक परिवार गरीब होते चले जाएंगे, परिवार लगातार गरीब होते जाएंगे, कोई परिवार में बीमार होता ही रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट पे मेडिकल लोड बढ़ेगा, वो एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उस व्यवस्थाओं को ढूंढ लें जिससे कि न परिवार के ऊपर इकोनॉमिक लोड आए, ना गवर्नमेंट के ऊपर लोड आए। ये बहुत आसान है और आइडियल तरीके से हम लोग जीवन जी सकते हैं। कि छोटा जो मध्यम वर्गीय किसान है या निम्न वर्गीय सीमा किसान है, वो सब गांव से पलायन कर रहा है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से, भारत सरकार से और सभी स्टेट गवर्नमेंटों से मांग कर रहा हूँ कि एक तो सरकार जो है सभी नहरों को इंटरलिंक करे, और जिन एरिया में पानी का अभाव है, वाटर लेवल नीचा है अथवा या बिजली नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ नहरें, नाले और बम्माएँ खोदें, तो वहाँ तक उनका बरसात का पानी पहुँचाए। हम अंदर से जो खींच करके पानी ज़मीन के अंदर में डाल देते हैं वो इतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होता है जितना प्रासंगिक, जितनी मिनरल्स और सारी ज़रूरतें ज़मीन की वो वर्षा जल पूर्ण करता है। मैं राजस्थान में रहा हूँ, तो राजस्थान के अंदर में पहले क्या होता था कि पूरे खेत, जैसे उनका 10 एकड़ का खेत है, तो बीच में वो जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए एक वेल बना देते थे और उसके अंदर में ब्लीचिंग वगैरह डाल करके और रखते थे। उसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते थे और उस पानी से वो अपने पशुओं को पानी पिलाते थे, खुद भी पीते थे और खेत में भी जरूरत पड़ने पर दे दिया करते थे, उससे खेती करते थे। क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर बरसात के दिनों में ही बरसात होती है, फिर पूरे साल जो है ड्राई लगभग रहता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज जिस प्रकार से बरसातें प्रारंभ हो चुकी हैं हमारे देश के अंदर, और बरसातों को किस प्रकार से हमारे देश की जनता अपने प्रयोग में ला सकती हैं, कितनी लाभदायक है हमारी बरसातें हमारे देश की जनता के लिए, और किस प्रकार से जो भारत देश में जिस प्रकार से जल स्तर गिरता चला जा रहा है, तो इस बरसात को अपने उपयोग में किस प्रकार से लाया जा सकता है, इसी विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे अतिथि। सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित हैं पर्यावरण विशेषज्ञ हमवीर सुचेता सिंह जी, और उपस्थित हैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र कुमार सौरखिया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह राणा जी। और दर्शकों, इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम इन बरसातों को अपने देश और जो देश की जनता है किस प्रकार से उसका लाभ उठा सकती हैं, और बरसातों से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में भी किस प्रकार से हम लोग बच सकें, इसी बात को लेकर अपने अतिथियों से भी आज जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बरसातें प्रारंभ हो चुकी हैं हमारे भारत देश के अंदर, तो किस प्रकार से हम उसका लाभ उठा सकते हैं, और बरसातों के कारण कुछ बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, उस पर किस प्रकार से हम लोग, हमारे देश की जनता रोक लगा सके। देखिएगा, जो पानी जो मनुष्य के जीवन या कोई भी जीव है उसके लिए मुख्य अंग है, क्योंकि पानी के बिना जीवन जो है रह नहीं सकता।
लेकिन पानी का धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो पानी की डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ते बढ़ते अब इस स्थिति पे आ गई कि हर इंसान जो है अपना इंडिविजुअल वाटर सप्लाई चाहता है। तो लोग क्या करते हैं कि बोर करा लेते हैं अपने अपने, सब लोग रिचार्ज कोई करता नहीं है। तो जो बोर करा लेते हैं और बोर कराने से जो लगातार जो पानी का एक्सट्रैक्शन जो ज़मीन से हो रहा है उसकी रेट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड, कॉमर्शियल डिमांड और पब्लिक डिमांड ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसके चलते हुए लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है। कहीं 1000 फुट पर हो गया है, कहीं 1200 फुट पर हो गया है, कहीं 800 फुट पर हो गया है। और जैसे जैसे हम अगर बोर को नीचे करते जाते हैं और जितना ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पर रॉक्स आती जाती हैं। तो जैसे जैसे रॉक्स आती जाती हैं और वहाँ पे केविटी जब बन जाती है तो रॉक्स में एक रहता है कि उसमें मेटल भी होते हैं। तो धीरे 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 एरोड हो करके जब केविटी बन जाती हैं वाइब्रेशन से भी, तो हमारे पानी में कुछ मेटेलिक पॉल्यूशन आने लगते हैं धीरे धीरे। और वो बहुत जगह पानी में आ गए हैं, जैसे आर्सेनिक आ गया है बहुत जगह, और कहीं फ्लोराइड तो पहले से ही है कई जगह, कई स्टेटों में। अभी जैसे पंजाब हरियाणा है, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गए हैं, हैवी मेटल्स आ गए हैं। तो ये धीरे धीरे करके जो है आदमी के लिए बीमारी फैलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन क्या है कि जैसे बारिश आ गई है तो हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है, न पब्लिक ध्यान दे रही है कि जो हमें बारिश का पानी इतना आता है कि हम उससे 3-4 महीने अपना आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इंडिविजुअल बेस पे, व्यक्तिगत बेस पे भी आदमी कर सकता है। सरकारों का तो मैंने देखा है कि जो कई 2015 से पहले की बात होगी, गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था, हो सकता है उससे पहले की बात है, 2010 के आसपास, 10 से 15 के बीच की बात है। गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था कि तालाबों में रिचार्ज वेल बनाए थे। तो मैंने उसका सर्वे किया था। तो वो जो मैंने जब सर्वे किया तो मैंने देखा कि ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करी गई है, इससे रिचार्ज वाटर होगा ही नहीं। और वो जब मैंने दूसरी साल उसको फिर जाके देखा था, जाके कई जगह देखा, तो वो फेल हो चुके थे। तो कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाते हैं कि जो है इस तरह से जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे और उसका कुछ फ़ायदा मिले। प्रोजेक्ट बन जाते हैं, प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई जवाबदारी नहीं होती है, कोई जवाबदेही नहीं होती है। अगर जवाबदेही हो लोगों की, कि किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट में यही जवाबदेही हो कि ये इसका जो एफिशिएंसी की तरह से पूरी तरह से कितनी एफिशिएंसी पे ये काम करेगा, वहाँ तक जब तक रिजल्ट नहीं आता, कितने पीरियड तक, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो ये जवाबदेही तय हो जाएगी तो काम सक्सेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसी तरह से बहुत सारी जगह जो और भी जो वो रिचार्ज किए गए, मैंने कई मध्य प्रदेश में मैंने और कई जगह पे भी मैंने ये देखा था कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स से उनमें बनाए गए थे। तो मैं लोगों से मिला भी, तो मैंने देखा वो सब फेल थे, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, फेल हो चुके थे बुरी तरह से। तो जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। तो ये बारिश के बाद पानी का इस तरह से रिचार्ज हो पाना ज़मीन में बहुत मुश्किल है। असल में पानी तो बहुत बारिश होती है, 4000 किलोमीटर क्यूब बारिश होती है साल भर में, उसका मुश्किल से हम लोग 8-10% जो है यूटिलाइज कर पाते हैं, बाकी सब पानी बह जाता है। तो अगर हम इस तरह की वो बनाएं कि पॉलिसी बनाएं कि जो गवर्नमेंट अगर अपनी, जैसा अभी मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है कुछ प्लान करे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें, लेकिन उनमें वही देखना पड़ेगा कि पहले जो हुए हैं वो फेल क्यों हुए, दूसरे स्टेटों में लगाए गए फेल क्यों हुए। फेल के पीछे कई टेक्निकल कारण होते हैं, नॉन टेक्निकल भी होते हैं, क्यों लापरवाही होती है, उनको कोई ध्यान नहीं देता कि क्यों जवाबदेही नहीं है तो कोई वो ही नहीं है। जवाबदेही होगी तो वो पानी रिचार्ज होगा, तो जवाबदेही नहीं है, फ्री है। जबकि ये अगर नहीं दिखाया जाता, ये पैरामीटर फिक्स नहीं किए जाते कि अगर इस क्षेत्र में इतना पानी का लेवल था और इस रिचार्ज से अगर लेवल नहीं बढ़ता है तो उसका पेनल्टी सिस्टम लगाना शुरू कर दें, तो जवाबदेही अपने आप तय हो जाएगी, अपने आप रिचार्ज होगा। तो ऐसी पॉलिसी है नहीं कोई। और अगर हमें ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल कर के, अभी जैसे पानी का जो अवेलेबिलिटी है 1400 से 1500 मीटर क्यूब पर कैपिटा है, और ये धीरे धीरे लगातार डाउन होती जा रही है। हर साल 100-200 जो है मीटर क्यूब जो है हर साल डाउन हो रहा है। अगर ये 30 के आसपास हम जाएंगे तो पता लगेगा 1100-1200 अगर मीटर क्यूब पर कैपिटा आएगी तो हमको पानी नहीं अवेलेबल हो पाएगा। लोग
लड़ाई होने लगेगी, झगड़ा होने लगेंगे। तो ये गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। दूसरा क्या है, कॉलोनी में देखा होगा गेट बंद कॉलोनियाँ होती हैं या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये पॉलिसी हमने गवर्नमेंट को कई बार दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, एमपी गवर्नमेंट को दिया है, बीच बीच में भी देते हैं, पूरा डिज़ाइन भी देते हैं कि जो है अगर आदमी इंडिविजुअल लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है, पानी को यूज़ कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है उससे, चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी दिया है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो बिल्डिंगों में कैसे लगाना है जो एफिशिएंटली जो काम करेगा हमेशा। लेकिन जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो कॉलोनी है, कॉलोनी कोई भी बनाता है या गेट बंद कॉलोनी है, कहते हैं गेट बंद कॉलोनी हमारी तो 20 घर हैं, तो उनको रिचार्ज पिट नहीं बनाने। जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंडिविजुअल हाउस जो बना रहा है वो रिचार्ज वेल बनाए, रिचार्ज जो वो अपना पाइप डाले वो नहीं करे। उसके लिए एक पॉलिसी है, एक वो है कि टेक्नोलॉजी है कि उनको सबको एक वहाँ पे एक वेल बनवाया जाए और सभी के जो पाइप हैं, छत के पाइप हैं, तो रेन वाटर के टाइम में उन्हीं की जिम्मेदारी सौंपी जाए कि जब इनके उनमें वाल्व लगा दिए जाएं कि जो है वो सब पूरा पानी जा कर के उस वेल में चार्ज होगा, न कि इंडिविजुअल घर में। इंडिविजुअल घर में करने से चार्ज नहीं हो पाता है, देखा गया है, बहुत फेल हो गए या लोग फॉर्मेलिटी कर देते हैं, रिचार्ज नहीं होता और कई टेक्निकल दिक्कत भी आती हैं बिल्डिंगों में, तो वो बच जाएंगी और पानी रिचार्ज होगा। इतना रिचार्ज होगा कि हम कम से कम नहीं तो जो जितना देश में पानी बारिश हो रहा है, जैसे 4000 किलोमीटर मैंने बताया मीटर क्यूब, उसका हम 25% कम से कम जो है इसी तरह से इंडिविजुअल लेवल पे ही उसको कंजर्व कर लेंगे और हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी। दूसरा ये रहता है कि मान लो अगर ये इंडिविजुअल भी करना है तो लोग जैसे सेफ्टी टैंक बनवाते हैं, तो इस तरह से टैंक बनवा सकते हैं। उस टैंक में छत का पानी ला करके 1-2 बारिश को छोड़ दो, क्योंकि जब पहले बारिश होती हैं तो उसमें पॉल्यूशन होता है ना, तो पॉल्यूशन वाला पानी छोड़ दो। उसके बाद में अपने वाल्व लगा के रखो और उसको अपने भर लो, तो 4-6 हज़ार लीटर पानी भर गया। उसके बाद उसको अपने यूज करो, वो कई बार महीने यूज कर पाएंगे। पेड़ पौधों में लगाओ, गाड़ियाँ धुलो, फर्श धुलो, वो प्योर वाटर रहेगा, कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा। तो ये करना पड़ेगा। लेकिन अब ये तो यहाँ हो गया, लेकिन पानी की समस्या ऐसी हो गई है कि इसका जो प्रदूषण है तो कई तरह से समस्या हो गई है कि मैंने बताया था कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें कंटेमिनेशन आ रहा है, वो दिखता नहीं है। दूसरा, जो जहाँ पे भी नल या कुएँ होते हैं, जहाँ से भी वाटर सप्लाई होती है, जहाँ पे ये सीवेज प्लांट, ये सीवेज डंपिंग एरिया जो होते हैं, वहाँ से पानी सीपेज होकर के उनमें जाता है, तो उसमें केमिकल चले जाते हैं, वो भी बहुत हानिकारक है और वो दिखते नहीं हैं और बीमारियाँ फैलती रहती हैं। और आप देखेंगे, पता करेंगे जाके, हमने कई जगह पता किया है सर्वे करके कि वहाँ के लोग पानी से भी बीमार होते हैं और एयर पॉल्यूशन जो वहाँ से उसका पॉल्यूशन होता है, जो स्मेल आती है बदबू, तो उससे भी बीमार होते हैं। तो जैसे हमारी नदियाँ हैं या तालाब हैं, आज के समय में लगभग ये मान के चलेंगे कि शायद ही कोई नदी ऐसी होगी जो पॉल्यूटेड ना हो। वो उपयोग के लायक है नहीं, नहाने के लायक है नहीं, जानवरों के पीने के लायक पानी नहीं है, क्योंकि केमिकल है। एक पानी गंदा होता है जो मिट्टी से गंदा होता है, एक गंदा होता है कि जिसमें केमिकल हैं, तो वो जानवर पिएंगे तो उनके भी लायक नहीं है कि वो जो स्वस्थ रह पाएंगे। पक्षी वो भी हैं, वो भी इसलिए मर रहे हैं, जानवर भी इसी से बहुत सारे बीमार होकर मर रहे हैं, लोग बीमार हो ही रहे हैं। वाटर बॉर्न डिसीज़ होती हैं बहुत सारा, पेट की, पानी की डिसीज़ है। तो मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं वो पानी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है पानी की वजह से, क्योंकि लोगों को प्योर पानी मिलता नहीं है, धीरे धीरे जो है बीमार होते रहते हैं। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा सीवेज जो पानी जा रहा है या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट जा रहा है, तो वो कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ये मॉनिटरिंग है नहीं, क्योंकि हम ये सब चीज़ पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं जाके शहरों में भी और दूसरी जगह भी कि ये मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए पानी जो है ख़राब है, पॉल्यूटेड है, इसलिए बीमारियां देश में फैल रही हैं। उनको अगर नियंत्रण नहीं करेगा तो स्थिति भी उसी तरह हो जाएगी कि हम लोगों पे एक परिवार गरीब होते चले जाएंगे, परिवार लगातार गरीब होते जाएंगे, कोई परिवार में बीमार होता ही रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट पे मेडिकल लोड बढ़ेगा, वो एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उस व्यवस्थाओं को ढूंढ लें जिससे कि न परिवार के ऊपर इकोनॉमिक लोड आए, न गवर्नमेंट के ऊपर लोड आए। ये बहुत आसान है और आइडियल तरीके से हम लोग जीवन जी सकते हैं इसे। रंजन टीवी के सम्मानित दर्शक बंधुओं, आप सभी के जीवन के लिए उत्तम मंगल कामना करता हूँ। आज जल के संबंध में पर्यावरण पर जो है हमारे
रेंजर टीवी इंडिया के संचालक भाई अमित बोरसन जी ने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कहावत है, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। लेकिन जल का हमारे जीवन में बहुत अभाव होता चला जा रहा है। कुदरत हमको पानी भरपूर देती है, लेकिन वो बह जाता है। ये हमारा दायित्व है कि हम उसको जीवन उपयोगी बनाएं। बढ़ती हुई जनसंख्या में पानी की उपयोगिता भी ज़्यादा है। कृषि के लिए भी पानी की ज़रूरत है और दूध की आवश्यकता को देखते हुए हमें दुधारू पशुओं को भी पालने की ज़रूरत है। उनके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत पूर्ति कैसे हो? आज बिजली इतनी महंगी हो गई है कि छोटा मोटा किसान गांव में ट्यूबवेल से खेत की परिवर्तन नहीं करा पाता। 100 रुपये 150 रुपये घंटे तक चलता है। और जब भीषण गर्मी होती है, खेत को जब किसान बो देता है, जोत देता है और जोते हुए खेत में जब घंटों की शुमार की जाती है तो उसकी 1-2 परिवर्तन का ही इतना पैसा बैठ जाता है कि अगर उसकी लागत निकाली जाए तो छोटे किसान को कुछ बचता नहीं है। तो वो खेती को घाटे का सौदा सोचता है, इसलिए छोटे मोटे लोग तो बेच देते हैं। बड़े सामंतशाही लोग लेकर के डाल देते हैं और वो भी उनकी बाउंड्री करके डाल देते हैं। देश की बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि केवल बाउंड्री वालों से घिरी पड़ी है। ये उपजाऊ भूमि का दुरुपयोग है, ये देश की संपदा का दुरुपयोग है। और जो खाद्यान्न उसमें उगना चाहिए था और सस्ता जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। ये सरकार की गलत नीति, भूमि क्रय की गलत नीति। जबकि जमींदारी एबोलिशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसान लगातार 3 वर्ष तक किसी भूमि को परती छोड़ दे, अर्थात उसके जोते बोवे नहीं, तो ये माना जाता है कि उस किसान को ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर ले, क्योंकि वो कुछ बहता ही नहीं है, देश की हानि हो रही है। लेकिन एक सर्वे कराया जाए कि कितने लोगों ने कितने हेक्टेयर ज़मीनों को केवल बाउंड्री बाल करके डाल दिया है, कुछ उपजाऊ नहीं हो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये संपत्ति का अनावश्यक संचय है, इससे असंतुलन पैदा हुआ है देश के अंदर। दूसरा, जल का सही सदुपयोग कैसे हो? जैसे आज गवर्नमेंट रोडों पर जोर दे रही है, परिवहन के साधनों को बढ़ाने के लिए, आवागमन के लिए बहुत एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैं इसका समर्थक हूँ कि देश विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन उतना ही जोर और उससे और कई गुना ज़्यादा जोर जैसे रोडों का जाल बिछाया है, नदियों के, नालों के, बम्बाओं के जाल बिछाने पर सरकार को देना चाहिए। हमारा भारत का भूभाग विशाल है और कहीं न कहीं कभी न कभी वर्षा होती रहती है और नदियों में बाढ़ आती रहती हैं। अगर एक नदी दूसरी नदी से लिंक कर दी जाए और उस नदी से छोटी नहरें और नहरों से बम्बे, ये अगर लिंक कर दिए जाएं तो कहीं न कहीं से पानी उसमें आता रहेगा और वो पानी सस्ता पड़ेगा, तो बिना बिजली के भी किसान को पानी मिलता रहेगा। उससे क्या होगा कि गरीब किसान भी अपनी खेती कर लेगा। लेकिन सरकार इस ओर जो है कोई ध्यान नहीं दे रही। दूसरा, जल स्तर को बढ़ाने के लिए और मवेशी के लिए पानी कहाँ से आए? जब वाटर लेवल इतना चला गया, घंटों के हिसाब से पानी गांवों में बिक रहा है, तो गरीब आदमी भैंस को पालेगा, उसके लिए पानी कहाँ से लाएगा? तो मवेशी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जैसे हमारे बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्कूल अनिवार्य है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र अनिवार्य है, इसलिए जीवन के लिए जल का संचय भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य है। इसलिए सरकार को प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसानों की ज़मीन एक्वायर करके उनको मुआवजा देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब का निर्माण कराए।
हमारे पूर्वजों की पहले एक मल्टीप्लाई योजना थी कि पहले कच्चे गांव वो बनते थे मकान। भाई बड़े धनवान तो कुछ बना लेते थे पक्के, लेकिन 99% लोगों के कच्चे मकान होते थे गांव में। वो कच्चे मकानों के लिए मिट्टी कहाँ से लाते थे? गांव में एक जगह निश्चित कर लेते थे, उसी में से सब लोग जो है मिट्टी निकालते थे और गोंद के मकान बनाते रहते थे। और बाद में बरसात आने से पहले फिर उसमें से मिट्टी खुदाई होती थी और उसमें जो है भूसा डाल करके और फिर उन मकानों की लीप लिसाई करते थे ताकि बरसात में वो जो है बचे रहें। तो यानी वो उसके खुदान भी होता रहता था और बरसात से पहले ही वो जो है गहरा हो जाता था और पूरे गांव का पानी उसमें भर जाता था और उससे पूरे साल मवेशी जल पीती थी, उसमें नहाती भी थी। अब आदमी के नहाने के लिए पानी के लाले पड़ रहे हैं, भैंस को कौन नहलाएगा? तो उस समय हमारे पशु भी उसी तरीके के मनुष्य की तरह विचरण करते थे। जब तालाब में पानी पिलाने जाते थे तो उसमें 10-15-20 मिनट 1-1 घंटे भैंसें लोर लेती थी और नहा धो करके पानी पी के आती थी, बहुत स्वस्थ रहते थे। लेकिन वो गांव का जीवन ख़त्म हो गया। तो सरकार को चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वो जो है तालाब बनवाए। और अब बात आती है कि तालाब बनवाए, उसके लिए सरकार को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? ये भी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो भट्टे बड़े हैं, क्योंकि अब गोंद के मकान नहीं बनते तो गांव में तालाब तो ख़त्म हो गए। अब जो है भट्टे से ईंट लाई जाती है गांव में बनाने के लिए, तो जो भट्टे लगते हैं वहाँ भी तालाब जैसा ही बन जाता है। लेकिन वो करते क्या हैं कि किसानों से कहीं 2 फुट कहीं 4 फुट मिट्टी जगह जगह ले करके लंबे जगह पर वो भी उपजाऊ खेती को बेकार कर देते हैं। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि भट्टा अनउपजाऊ जगह पर लगेगा, जो बंजर भूमि हैं वहीं लगाएंगे। और अगर वो मान लीजिए वहाँ जो तालाब बन जाता है वो उपजाऊ अनउपजाऊ जगह को उपजाऊ बना देगा बाद में। क्यों बना देगा? कि वहाँ बरसात का जल संचय होगा, जब जल संचय होगा तो वहाँ वनस्पति होगी, वनस्पति होगी तो वहाँ जीव जंतु पैदा होंगे, कुल मिलाकर के वहाँ एक बाहर आ जाएगी। दूसरा, अगर बहुत लंबे समय तक दूर एरिया में कहीं कोई बंजर भूमि नहीं है और वहाँ भट्टा लगाना ज़रूरी है, तो भट्टा मालिक से गवर्नमेंट का ये कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि आपको पहले किसी न किसी ग्राम पंचायत से मिट्टी ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। कोई किसी की उपजाऊ मिट्टी नहीं लेंगे। उससे 2 फ़ायदा होंगे कि सरकार नहीं देगी तो वो भट्टे वाला मालिक जो है वो किसान को उस मिट्टी का रेट देगा, तो किसान को भी मुआवजा मिला, प्लस निश्चित समय तक उसमें कर लीजिएगा 10 फुट या 15 फुट 5 फुट जो भी जैसे भी है वाटर लेवल वहाँ रह सके, वो मिट्टी जब भट्टे के लिए ट्रांसपोर्ट होगी तो वो ऑटोमेटिक जो है तालाब बन जाएगा। वो तालाब बन जाएगा तो उसमें जल संचय होगा, जल संचय होगा तो गांव की मवेशी के लिए और किसानों के लिए भी सही होगा। दूसरा, जब नहरें इंटरलिंक हो जाएंगी तो नहरें हर गांव होगी, जहां अभी ऐसे एरिया हैं जहां लाइटें नहीं हैं गाँवों में, और कृषि है तो उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ इसलिए नहीं है कि वहाँ पानी नहीं है। तो सरकारों को नहर नालों के भी जाल बिछाना चाहिए। हमें रोड तो बने दिखाई देते हैं लेकिन कहीं नहर खुदाई नहीं दिखाई देती, कहीं बम्बा बनता हुआ नहीं दिखाई देता। तो इससे क्या है कि छोटा जो मध्यम वर्गीय किसान है या निम्न वर्गीय सीमा किसान है वो सब गांव से पलायन कर रहा है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से, भारत सरकार से और सभी स्टेट गवर्नमेंटों से मांग कर रहा हूँ कि एक तो सरकार जो है सभी नहरों को इंटरलिंक करे और जिन एरिया में पानी का अभाव है, वाटर लेवल नीचा है अथवा जहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ नहरें, नाले और बम्बाएँ खोदें तो वहाँ तक उनका बरसात का पानी पहुँचाए। और हर ग्राम पंचायत में वाटर टैंक बनाया जाए, तालाब बनाया जाए। उससे क्या होगा कि गांव का किसान जो है मवेशी को वहाँ रखेगा। इस तरीके से मवेशी भी सुरक्षित रहेगी और पानी का संचय बना रहेगा तो वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। जो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जब तालाबों में पानी होगा, हर गाँव में पानी होगा तो हमारा वातावरण भी सम होगा। आपने देखा है कि समुद्र के किनारे जो वातावरण है वो सम रहता है और जहाँ पानी के तालाब नहीं होते वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे मरुस्थल है, आपने थार जगह सुनी होगी और आपका राजस्थान वगैरह में, तो जहाँ तालाब ही नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ का वातावरण एक दो तेज़ हो जाता है, हीटेड हो जाता है या एकदम ठंडा हो जाता है। वातावरण जो है को सम रखने के लिए पानी होना ज़रूरी है। इसलिए सरकार को प्रत्येक ग्राम पंचायत में तालाब बनाए, नहरों का जाल बिछाए और तभी ये जल संचय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जंगल और ज़मीन और जानवर, इनका एक सर्कल है और अब ये जो समय आया है ये वर्षा का समय है
वर्षा जल का संचयन कैसे हो, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने घरों के अंदर में वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे हमें जो ज़मीन से पानी लेते हैं और ज़मीन के अंदर में पानी वर्षा जल को संचय करके फिर से पहुंचाया जा सके। अभी पर्यावरणविद जो हमारे दो साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब इस समय वर्षा होने के बाद में आप ये देखिए, वर्षा जल और ज़मीन का पानी जो होता है, हम अंदर से जो खींच करके पानी ज़मीन के अंदर में डाल देते हैं वो इतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होता जितना प्रासंगिक, जितनी मिनरल्स और सारी ज़रूरतें ज़मीन की वो वर्षा जल पूर्ण करता है। मैं राजस्थान में रहा हूँ, तो राजस्थान के अंदर में पहले क्या होता था कि पूरे खेत, जैसे उनका 10 एकड़ का खेत है तो बीच में वो जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए एक वेल बना देते थे और उसके अंदर में ब्लीचिंग वगैरह डाल करके और रखते थे। उसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते थे और उस पानी से वो अपने पशुओं को पानी पिलाते थे, खुद भी पीते थे और खेत में भी जरूरत पड़ने पर दे दिया करते थे, उससे खेती करते थे। क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर बरसात के दिनों में ही बरसात होती है, फिर पूरे साल जो है ड्राई लगभग रहता है, बरसात के बहुत कम चांस वहाँ होते हैं। और आजकल क्या है कि अपने यूपी के अंदर में और इसने उत्तर भारत के अंदर में जो है खासकर पहाड़ी इलाकों में वर्षा ज़्यादा होती है। और उसका कारण क्या है, ये साइकिल चक्र बिगड़ गया है कि ये जो आगरा से दिल्ली के बीच में 200 किलोमीटर के अंदर में रोड के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, वो सारे कट गए। जब वो रोड को 6 लेन और वो किया गया, बढ़ाया गया, 8 लेन का किया गया, 6 लेन 8 लेन किया गया, तो उसके चक्कर के अंदर में जो रोडों के किनारे आसपास बड़े बड़े पेड़ थे पुराने लगे हुए, वो सारे काट दिए गए। उनके ऊपर में जब बहुत से पर्यावरणविदों ने उसके अंदर में कोर्ट के अंदर में जब उनको चैलेंज दिया तो उन्होंने उसकी जगह पर क्या लगा दिए, उन्होंने जो है छोटे छोटे पौधे जो है आप ये देखिए बिगनवेलिया के और इस तरह के जो पौधे हैं उनकी बाड़ लगा दी रोड के किनारे किनारे, जबकि बड़े वृक्ष नहीं लगाए। जो बड़ा वृक्ष काम करता है वो नहीं करती हैं। ये बाड़ जो लगाई गई उससे एक फ़ायदा है कि भाई वो सामने वाला जब गाड़ी लेके एक दूसरे के सामने से आते हैं तो लाइट एक दूसरे के चेहरे पर पड़ती है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। रात के समय में ड्राइवर अंधा हो जाता है जब लाइट उसके आँख के ऊपर पड़ती है तो कुछ सामने दिखता नहीं है, तो उससे बचाव तो करती है लेकिन वो पर्यावरण को ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचाती है। उसके लिए गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड जो पौधे हैं बड़े बड़े ऑक्सीजन देने वाले, जो 24 घंटे जो ऑक्सीजन देते हैं पृथ्वी पे, जैसे पीपल है और क्या नाम है अशोक है, इस तरह के 8-10 वैरायटियां हैं, ये 24 घंटे पृथ्वी पे ऑक्सीजन देती हैं। इनसे पृथ्वी का बैलेंस बनता है। अब पर्यावरण की वजह से जो हम प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं समुद्र में बह करके नदियों के माध्यम से पहुंच रही है और वो मछलियां खा जाती हैं और उस प्लास्टिक को उनको इंसान खाता है, तो उससे उनके अंदर में कैंसर की मात्रा बहुत बढ़ रही है। ये समय जो अब वर्तमान में समय चल रहा है पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही अनुकूल समय है वर्षा काल। वर्षा काल के अंदर में आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे, हालांकि इसको तो रोजगार से लोगों ने जोड़ दिया है। अब गवर्नमेंट जो है करोड़ों पेड़ हर साल लगाती है, लेकिन उनमें जिंदा कितने रहते हैं? क्या 1% भी रहते हैं? 2% रहते हैं? मेरे ख्याल से तो 1-2% भी नहीं रहते हैं। क्यों? वो ऐसी जगह पे लगा दिए जाते हैं कि वहाँ पे जब वो लगाए गए और फोटो खिंचवाई तब तक तो स्वस्थ है वो, लेकिन उसको अगर 1 महीने बाद आकर के कोई देखेगा तो वो पेड़ सूख चुका होता है। तो ये सब आजकल क्या है, जो बजट होता है लोगों का पर्यावरण बचाने के लिए नहीं, बजट को अपने पेट के अंदर डालने के लिए कैसे वो किया जाए कि सरकार ने इतना बजट बनाया है, इस बजट को कैसे रफा दफा किया जाए, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, इसके ऊपर जोर रहता है। अगर ये चाहे गवर्नमेंट चाहे तो नदियों के किनारे किनारे हज़ारों किलोमीटर दूर तक, हज़ारों किलोमीटर लंबाई के अंदर में वृक्षारोपण दोनों साइडों में कर सकती है। नदियों के दोनों किनारों के आसपास वहाँ पूरे साल वृक्ष, एक बार अगर आपने 10, 12 या 15 फुट का वृक्ष वहाँ लगा दिया तो वो फिर आपको 50 साल बाद में आपको नदी के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए मिलेंगे और करोड़ों की तादाद में मिलेंगे। लेकिन जहाँ पानी नहीं है आप ऐसी जगह लगा दोगे, बंजर भूमि पर पेड़ लगा दोगे तो वो सूख जाएंगे। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है, अब जो इस समय पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व है
क्योंकि बरसात होने की वजह से वायु प्रदूषण शुद्ध हो जाता है, उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ में ज़मीन पर आकर पहुंच जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, साफ़ हो जाती है हवा, बिल्कुल वायु जो है 100% साफ़ हो जाती है। दूसरा, वाटर रिचार्ज हो जाता है और पेड़ पौधों के लिए संजीवनी का काम करता है। बहुत सी जगह सिर्फ एक वर्षा से ही खेती की जाती है और बहुत सी जगह तो बहुत पानी होता है, उसकी वजह से वो 12 महीना संचयन करके उससे 12 महीने खेती कर सकते हैं। मेरा तो ये कहने मतलब है कि पर्यावरण बचाने का इससे अच्छा मौका साल में एक बार मिलता है, वो है ये। तो इस बार वाटर रिचार्ज करें, ज़मीन के अंदर में प्रण लें कि कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ तो ऐसा लगाएं जिसको हम पूरा जीवन दे पाएँ, जिससे हम और जीवन में कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन हम जितनी ऑक्सीजन पृथ्वी से ले रहे हैं तो कम से कम हम उतना उसको दे के जाएँ। हमने लेना सीखा है, हमारी गवर्नमेंट ने लेना सीखा है, आम आदमी ने लेना सीखा है, प्रकृति को देना कुछ नहीं सीखा है। तो हमारे तो यही सबसे कहना है कि कुछ देना भी सीखो। जब दोगे तो वो लौट के आपको ही प्राप्त होगा, लेकिन आप दोगे नहीं, आप ये सोचोगे पड़ोसी आपके लिए करके जाए और उसका लाभ आप लें, तो आपको, मेरे को तो संभावना लगती नहीं है कि आपको लाभ मिल पाएगा उस चीज़ का, क्योंकि वो जो कर्म जो करेगा वो उसका लाभ उसी को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।